समुदाय का काफी उत्तर प्रदेश में वोट है और उत्तर प्रदेश के वोट के बारे में एक बात लोग कहते हैं कि यहाँ पे वोट अंतिम समय में जाति और धर्म के नाम पे वोटिंग होती है। जी बिल्कुल। तो लोध समुदाय को साधने के लिए उनको टिकट दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य कुर्मी है और मौर्यों का अच्छा वोट है, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो इसको अगर हम बेहतर से तरह से परिभाषित करें तो परिवारवाद के साथ साथ जातिवाद, तो परिवारवाद और जातिवाद के संतुलन को बिठाए रखने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तमाम नेताओं के नाती पोता दामाद को टिकट दिया है। यहाँ दो चीज एक साथ सद रही है, परिवार को भी आप तरजीह दे रहे आ रहे हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं जमीन तलाश ले रहे हो, दूसरी तरफ जाति का भी है। तो क्या आप मानकर चले कि किसी भी पार्टी की तरफ से अपने विरोधियों पर अब परिवारवाद को लेकर निशाना नहीं साधा जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, परिवारवाद का अगर प्रतीक माना जाए तो परिवारवाद का प्रतीक जो है वो राहुल गांधी है। परिवारवाद का अगर कोई प्रतीक है तो उसमें अखिलेश यादव हैं। परिवारवाद का नारा जोर से उठेगा और उत्तर प्रदेश में परिवारवाद एक चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानने वाले नहीं हैं। जहां पे परिवारवाद की बात होगी तो प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में प्रचार के तौर पर उतारने की बात आ रही है। वहां पे फिर नेहरू गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की बात होगी, राहुल गांधी की बात होगी। अगर अखिलेश की बात करें तो फिर कहेंगे कि मुलायम सिंह ने क्या किया। लोग ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह अगर इतने हित ऐसी हैं तो आज तक किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, अपने बेटे को ही क्यों बनाया, बेटे से नाराज हुए तो भाई को क्यों बनाने पे आमादा थे। जी बिल्कुल। आजम खान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। जी, ममता बनर्जी मायावती दलित की इतनी बड़ी बेटी है तो किसी दूसरी दलित को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, खुद ही क्यों बनी रह गई। आज तक उन्होंने अपनी पार्टी में किसी दलित महासचिव को क्यों नहीं बनाया, आज तक किसी को बोलने क्यों नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से अलग कौन बना, सीताराम शर्मा जी आप हमारे बने रहिए। हमारे संवाददाता लखनऊ से रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब जबकि तमाम पार्टियों से लगभग उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इसमें भी देखने को मिला कि परिवारवाद बीजेपी की लिस्ट में भी शामिल रहा। 15-15 रिश्तेदारों के नाम 155 लोगों के नाम में शामिल हैं। अब परिवारवाद को लेकर रुख क्या है तमाम पार्टियों का? क्या वो अब भी एक दूसरे पर वैसे निशाना साधेंगे या फिर परिवारवाद जो है वो अब हथियार नहीं रह जाएगा किसी भी पार्टी का? क्या कह रहे बाकी पार्टी? देखिए पंकज जी, एक कहावत है कि हमाम में सब नंगे हैं लेकिन दूसरे की नंगाई देखने की लोगों की आदत होती है जी। तो एकदम आप उससे जोड़ सकते हैं। देखिए, कोई राजनीतिक दल इस गंदगी से दूर नहीं है, हर एक लोग इसमें लिप्त है। जब बेटे की विरासत देने की बात आती है तो सारे नेता मौन हो जाते हैं, भले एक दूसरे पर निशाना साधे। पंकज सिंह के लिए राजनाथ सिंह ने अपना वीटो पावर लगा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटे और बेटी को सेट करने के लिए, और ताजा विवाद समाजवादी पार्टी में चल रहा है कि बेनी प्रसाद वर्मा, जिनके लाख बगावत के बावजूद भी उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा मेंबर बनाई थी, लेकिन आज वो अपने राकेश वर्मा लड़के के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए, परिवारवाद के दलदल में सारे लोग संलिप्त हैं। वो कहते हैं बड़ा मैंने अगर आप परिवारवाद के नाम पे, मेरा सवाल ये है कि परिवारवाद को लेकर क्या अब भी छींटाकसी हो रही है तमाम दलों के बीच में, या फिर अब तो शांत हो गए थोड़े से पहले के मुकाबले अब सभी लोग? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता की बता रहा हूं, उसने पूरे वंशवाद परिवारवाद का परिभाषा ही अपने हिसाब से उन्होंने गढ़ दिया। कहा कि देखिए, वंशवादी परंपरा नहीं चलती है, जो वर्कर ने मेहनत किया उसको टिकट दिया, परिवारवाद का आरोप आप नहीं लगा सकते। लेकिन अब जिस तरीके से परिवारवाद की चल रहा है, उन्होंने एक हंसते हुए कहा कि अगर नेता का लड़का नेतागिरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। जी बिल्कुल। पान की दुकान तो नहीं खोलेगा। तो उन्होंने जब राजनीति को पान की दुकान से जोड़ दिए तो आप उनके बयान से अंदाजा लगा दीजिए कि नेता किस हद तक, मैं आगे का शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेता तैयार है अपने बेटे को अपनी विरासत देने के लिए। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, देना भी चाहिए क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन आरोप कम से कम दूसरे पार्टी पर लगाना चाहिए। शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, क्या पीएम मोदी अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी पर साध सकेंगे निशाना? देखिए, परिवारवाद का जो अगर परिचय दे तो परिवारवाद का परिचय दो ही जगह पे दिया जाता है, जो जिस पोस्ट पे होता है। तो मैं ये कह रहा था कि परिवारवाद में चर्चा होगी राहुल गांधी की, परिवारवाद में चर्चा होगी प्रियंका गांधी की, परिवारवाद में चर्चा होगी, अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह के बेटे की चर्चा होगी, परिवारवाद में चर्चा होगी तो अखिलेश की चर्चा होगी। और मैं बता दूं कि अगर परिवारवाद की चर्चा होगी तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की चर्चा होगी, बाकी सारी चर्चाएं जो है वो गौण हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नेता के बेटा नेता बनेंगे, इसकी वो गारंटी तो दे रहे हैं। आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनता, पत्रकार का बेटा पत्रकार नहीं बनता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता। बहुत सारे डॉक्टर के बेटे हैं जो 3rd ग्रेड में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता का बेटा चपरासी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आज से 10 साल पहले चुनाव में बाहुबली जीत के आते थे
एक बार देश की जनता जागृत हुई और सारे बाहुबलियों को, सारे का मतलब ये नहीं कि सब के सब, लेकिन 90% बाहुबलियों को या तो जेल में भिजवा दिया या उनको घर पे विपक्ष में बिठा दिया। मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और भविष्यवाणी भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये नेताओं के जितने बाल बच्चे हैं या तो ये विपक्ष में बैठेंगे या इन्हें हमारी और आपकी तरह कतार में आके नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता काफी जैसा कि आपने बताया कि जब परिवारवाद की बात आती है तो कुछ खास लोगों पर जो है निशाने पर रहते हैं, वो लोग रहते हैं। तो क्या परिवारवाद के लिए अब राजनीतिक दल अलग से एक परिभाषा करने की कोशिश में है क्या? अब मेरा कपड़ा आपसे साफ है, इतना ही सही है। अब उसके बाद डाटा लेके बैठ जाएंगे कि जी मुलायम सिंह ने 16 लोगों को दिया, हमने 14 लोगों को दिया, मायावती कहेंगे कि हमने 12 लोगों को दिया, और अजीत सिंह कहेंगे कि ये हमने 10 लोगों को दिया। तो अब इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। लेकिन मैं बता दूं कि परिवार इस मामले में फिर क्योंकि 10 लोगों को ही दिया, जी बिल्कुल कहेंगे कि हमने इतने ही को दिया। तो आप अपनी परिभाषा अपने हिसाब से बताएंगे। लेकिन मैं बताऊं कि वंशवाद और परिवारवाद की जब बात होती है, शर्मा जी आपको हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय सिंह जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। संजय जी, अब अखिलेश यादव को बचाव के लिए आप लोगों के पास मौका मिल गया है। जो टिकट जारी हुई है, बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, उसमें 15 रिश्तेदार और नातेदार जो वो लोग मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं अब बचाव हो जाएगा आप लोगों का। जी, एक बड़ा आप लोगों के पास हथियार मिल चुका है अब तो अखिलेश यादव को बचाने के लिए। जी 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 जी, मतलब आप मान कर चल रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ सब वो परिवारवाद है तो वही परिवारवाद चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं एक ऐसी विधानसभा का निवासी हूँ जहाँ से मेरी शिक्षा हुई है। इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आती है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो उस समय ये सौभाग्य था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक सिंघल साहब, RSS के सरसंचालक माननीय राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसी उत्तरी विधानसभा के थे। और यही उनका दुर्भाग्य रहा है कि आज तक केवल एक बार उत्तरी विधानसभा से भाजपा के विधायक हो पाया है, और डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़ हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि टिकट सारे निकल गए, आप अब क्या कहेंगे परिवारवाद को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे, अब ये बता दीजिए आप। जी जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाजपा बार बार कहती है कि, और कहती रही है और अभी भी कहती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान था, प्रधानमंत्री जी का भी बयान था कि हमारे कोई मेंबर पार्लियामेंट की बेटी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हमारी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। कभी जनेश्वर मिश्रा अभी इस धरती पे नहीं है, उन्होंने कहा था परिवारवाद के नाम से योग्य पुत्र को उसकी प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं दूंगा नहीं, और इन्होंने सबसे ज्यादा अपने बेटे और बच्चों को इन्होंने टिकट दिया। मतलब अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा और अब चुभेगी नहीं बातें परिवारवाद वाली अब? जी जी, परिवारवाद के लेकर जो आरोप लगाता था वो आपको चुभेंगे नहीं अब? वो नहीं, परिवारवाद पे आरोप लगता था, लेकिन हमारी पार्टी में देख लीजिए कितने टिकट दिए। आपको कोई दिया गया होगा तो कम से कम योग्यता के आधार पर दिया गया होगा और योग्य पुत्र रहा होगा। अब अपने मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए। संजय जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर केम शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी जी जी, संजय जी, परिवारवाद की प्रतिभा तो पहचानने का जिम्मा जो है 2 ही परिवार ने लिया हुआ है पूरे देश में, या तो लालू प्रसाद यादव। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्मा किसी मुलायम सिंह यादव जी के घर में 26 चुने हुए प्रत्याशी हैं। 26 बेटा पोती नाती नेता दामाद चुने हुए प्रतिनिधि सर। और लालू यादव के जितने बच्चे हैं वो सब मंत्री हैं, या तो राज्यसभा में है या मंत्री हैं। तो प्रतिभा पहचानने की जिम्मेदारी 2 यादवों को है, या तो लालू को है या मुलायम सिंह को है, बाकी किसी को नहीं है। समर्थकों की ये प्रतिभा की जिम्मेदारी ठेका किसी 1-2 परिवार ने नहीं ले रखा है, लेकिन अगर प्रतिभावान कोई है वो आगे बढ़ रहा है। मतलब मुलायम सिंह के परिवार के सारे प्रतिभावान हैं, सारे अंगूठा छाप भी चुने हुए प्रतिनिधि हो गए, सारे प्रतिभावान हैं। अरे मानवर, मैं आपसे क्षमा चाहती ये कहना चाहूंगा कि जो जिन परिवारों ने परिवार के बच्चे राजनीति में आए, उनकी शिक्षा दीक्षा देख लीजिए और लोगों की देख लीजिए। मैं परिवारवाद का पोषक नहीं हूँ, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। जी, तो आप मानते हैं कि गलत हो रहा है? मानते हैं कि अब गलत हो रहा है? मानते हैं कि गलत हो रहा है?
नहीं, मैं ये सीधे कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने मना किया था कि बड़े नेताओं को मैं टिकट नहीं दूंगा, आप भी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपको टिकट क्यों नहीं दिया? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है मुलायम के परिवार में? जी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, समाजवादी छात्र सभा का। तो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मुलायम के परिवार में कोई है नहीं, आपको भी टिकट दिया जाना चाहिए, डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था आपको। मुझको मिलता, लेकिन इस समझौते के तहत मेरी जौनपुर सदर सीट थी, वहां से कांग्रेस का विधायक है, टिकट तो मुझको मिल ही जाता। चलिए इस पर कभी बैठ के बात करेंगे। शर्मा जी, पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। अब पंकज तिवारी जी, बीजेपी की लिस्ट आ गई और आप लोगों की लिस्ट भी आ गई है, आरोप प्रत्यारोप तमाम लग रहे थे, अब आपको बचने का मौका तो मिल गया होगा बीजेपी की नई लिस्ट से? नहीं, कोई मौका हमको न बचने की उनसे जरूरत है सिंह साहब, और ना ही तो उनके ऊपर कोई ऐसा, क्योंकि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इनके नेता कहते हैं कि परिवार के लोग किसी मतलब अपने परिवार के लिए किसी कोई नेता टिकट न मांगे, लेकिन आज आप इनकी लिस्ट उठा लीजिए, परिवार तो छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट है, राजनाथ सिंह की बेटे की साली को टिकट है, राजनाथ सिंह के बेटे के ससुर को टिकट है। ऐसा कौन सा परिवार बचा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाए जिसके परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने? इनके साथ एक बड़ी समस्या है कि ये जिसको छू ले, ये पारस, अपने आप को पारस का पत्थर समझते हैं, ये जिसको छू ले, जिसको ये कहेंगे वही देशभक्त होगा, जो इनकी नीतियों से चलना। तो क्या मानकर चले कि परिवारवाद को लेकर अब किसी तरह का मतलब बयान नहीं दिया जाएगा किसी पार्टी की तरफ से? आप तो दे ही नहीं सकते क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपके साथ हैं और बीजेपी भी नहीं दे पाएगी, तो परिवारवाद मान ले कि ये मुद्दा खत्म हो चुका है राजनीति से अब? नहीं, बिल्कुल परिवारवाद राजनीतिक रूप से मुद्दा पहले भी नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, कोई भी राजनीतिक दल हो, हमारे यहाँ पे परिवार पे ही आरोप लग रहा क्या? पंकज, मेरा सवाल है परिवारवाद। तिवारी जी, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बने हुए लगातार पूरे चर्चा को वो देख रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। बोलिए तिवारी जी, परिवारवाद की चर्चा आप कैसे करेंगे? परिवारवाद में लालू प्रसाद यादव के सारे बेटे मंत्री हैं, बेटी जो है उनकी राज्यसभा सांसद है, वहां पे आप समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं उसमें बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेटा मुख्यमंत्री है, बहू सांसद है और 26 लोग उनके चुने हुए प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। जो बना, नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी का क्या हश्र किया आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। माधवराव सिंधिया, उनके बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, उनके बेटे अजय सिंह, किसकी बात करेंगे? परिवारवाद की चर्चा आपको करना अच्छा नहीं लगता है, कम से कम कांग्रेस को यह करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल परिवारवाद से अछूता नहीं रहा। मैं तो उनका कह रहा हूं जो कहते थे कि कांग्रेस में परिवारवाद है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। इनके यहाँ केवल वही परिवारवाद नहीं है क्योंकि इनके दो बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री हुए हैं और दोनों परिवार विहीन है, इसलिए उनके यहाँ परिवार उस स्तर पर नहीं है। तो राहत मिल गई होगी आप लोगों को ना? अब तो नहीं, राहत नहीं मिलेगी इनको। परिवारवाद का प्रतीक अखिलेश और मुलायम है, परिवारवाद का प्रतीक उत्तर प्रदेश में प्रियंका और राहुल है। तो परिवारवाद से इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, जन्म जन्म तक, जब तक 10 जनपद जिंदा रहेगा इनको परिवारवाद से मुक्ति नहीं मिलेगी। परिवारवाद से मुक्त कौन है सिंह साहब? भारतीय जनता पार्टी मुक्त है। कौन मुक्त है? उनके पार्टी में एक ही परिवार का अध्यक्ष नहीं बनता कोई। नहीं, एक परिवार का जहाज बनाने की स्थिति में उनके यहाँ मान लिया कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी के एक बेटा होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनता, अगर अटल जी के एक बेटा होता तो बेटी होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होती। अच्छा, क्योंकि उनके ओर से स्तर पर दो नेता बड़े हुए हैं केवल, और उनके परिवारवाद था नहीं, राजनाथ सिंह का परिवारवाद। लालकृष्ण आडवाणी को मत भूलिए, लालकृष्ण आडवाणी की बेटी है प्रतिभा आडवाणी, वो राजनीति में आ ही नहीं है। दत्तोपंत ठेकरे, राम माधव के स्नेहगरे, आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, अरे आडवाणी जी को पहले बाहर कर दिया गया। अगर आज आडवाणी जी भी देश के प्रधानमंत्री हो गए होते तो उनका परिवार होता। तो अखिलेश ने भी तो उनका प्रहलाद सिंह साहब है ना, वसुंधरा राजे का परिवार है, प्रेम सिंह धूमल। अखिलेश ने भी तो अपने पिताजी को संरक्षक बना दिया है। अखिलेश ने भी तो अपने पिताजी को संरक्षक बना दिया, पार्टी से बाहर ही कर दिया एक तरीके से। अरे हम किसी से तुलना नहीं, वो राजनीतिक दल है अपना अपना, उनकी अपनी अपनी सोच है। मेरे कहने का मतलब है कोई भी राजनीतिक दल इस पूरे देश में परिवारवाद से अछूता नहीं है। तो चलिए अब ये बता दीजिए अच्छा है या बुरा है ये, अब ये बता दीजिए आप। नहीं, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। चलिए, आपका हम स्वागत करते हैं कि कम से कम आपने हमारे चैनल पे ये तो माना कि परिवारवाद ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं।
चलिए तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शर्मा जी, आपने देखा कि अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलकर बहुत ही कम कहते हैं, आमतौर पर बचाव करते नजर आते हैं, लेकिन अभी ये मानने को तैयार हो गए कि अच्छा नहीं है। और जब कार्यकर्ता अगर इस बात में अच्छा नहीं मानता है। पंकज, इसमें एक चीज और पढ़ने की चीज है। इन्होंने एक बात और कही कि गठबंधन के तहत हमारी सीट जो है किसी और पार्टी को दे दी गई, मतलब समाजवादी पार्टी को दे दी गई। तो कांग्रेस के लिए यह भी चिंता की बात है कि जमीन पे बगावत है। कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग घर में बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन बगावत है। संजय सिंह जी, आपने भी तमाम इन बातों को सुना, यहाँ पर कहना चाहेंगे कुछ आप अब? जी जी, मैं केवल परिवारवाद पे इतना कहना चाहूंगा आपसे कि इस नारे के नाते किसी योग्य नौजवान का नुकसान न होने पाए, जबकि मैं नहीं चाहूंगा कि सारे लोगों को टिकट मिले या सारे लोग एडजस्ट किए जाएं। देखिए, तिवारी जी ने, पंकज तिवारी हमारे जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ कह दिया कि हाँ ये बुरा है, खुले और स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या आप कह पाएंगे ये? नहीं, हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि किसी योग्य नौजवान का, अगर किसी का बच्चा नौजवान योग्य है तो उस प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए। और ये मास में अगर होगा कि हर नेता के बेटा नेता बने, इसका तो मैं तो जबरदस्त घोर विरोधी हूँ। तो क्यों नहीं आप लोग मिलकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें वंचित किया गया अपने अपने अधिकारों से, अपने अपने जो सम्मान से, मिलकर इस बार परिवारवाद के खिलाफ लड़ जाएं आप लोग? वैसे उम्मीदवारों को आप लोग समाजवादी पार्टी में अभी ऐसा नहीं हुआ है। आदरणीय जनेश्वर जी बार बार याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि योग्यता का हनन नहीं होना चाहिए परिवारवाद के नाम पे। अगर किसी का बच्चा योग्य है तो उसको आगे आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार में सभी लोग योग्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम बात करते हैं शर्मा जी से। रजनीश पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहां से बताई जो जानकारी दी, इनपुट दिया और बताया कि अब परिवारवाद को लेकर लोगों के जो है बचने की कोशिश करें इस सवाल को लेकर। अब शर्मा जी बचने की कोशिश कर रहे हैं, रजनीश पांडे ने जैसा कि कहा कि बचने की कोशिश करने लगे हैं लोग। अब तो क्या वक्त आ गया है कि अब आम जनता भी इस पर अब खुलकर चर्चा करे और चैनलों में भी डिबेट होना चाहिए कि परिवारवाद के खिलाफ इस बार जो चुनाव वो हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि देश की जो सबसे क्वालिफाइड सर्विस है, अगर डॉक्टर के लिए आपने नीट कर दिया, इंजीनियर के लिए आपने जेईई कर दिया, आईएएस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया, तो देश के जो नीति निर्धारक हैं, जो नेता हैं, उनके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों ना हो? राष्ट्रीय लेवल पे स्क्रीनिंग टेस्ट हो, वो क्वालिफाई कर जाए तो पार्टी से लड़े, जीत गए तो ठीक है, नहीं तो जाके वो भी हमारी कतार में शामिल होता है। सवाल एक मन में उठ रहा है मेरे, वो है पीएम मोदी को लेकर, क्या वो अब आगे निशाना साध पाएंगे गांधी परिवार पर? गांधी परिवार पे बिल्कुल निशाना साध पाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार में प्रियंका और राहुल, डिम्पल और अखिलेश, मुलायम और शिवपाल, ये सब जहां जहां दिखेंगे तब तब नरेंद्र मोदी जो है कोई मौका नहीं चूकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वाकई में एक बहुत चिंता का विषय ये हो चुका है बातें राजनीति के लिए। बीजेपी का भी जो टिकट जो है दिया गया है, 15,155 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, 30 जो है बागी दागी हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि आप बगावत करके आते हैं किसी दूसरी पार्टी से, आपका स्वागत है, आप परिवार के लोगों का स्वागत है। बागी कार्यकर्ता नाराज रहे तो नाराज रहे, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी, ये एक बयान आ जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रकाश प्रभा के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहलवानी के चक्कर में शर्मला जना भूल जाइए, घूंघट काट के जाना। सलूट मेरे पहलवान और बोल बजरंग बली की जय जय जय। बड़ो दंगल में उतरी पूरी करने अपनी लव स्टोरी। बड़ो बहू को पावर्ड बाय राजस्थान टूरिज्म एंड पैराशूटेड बम, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे एंड टीवी पर। जिस पर दिन भर मचा घमासान, पर नहीं मिला मुकम्मल जवाब। सच की परतें जब नहीं आई सामने, खूंटी पर टांग दिए गए आदर्श। ऐसे मुद्दों की पड़ताल है जरूरी, सिर्फ उसूलों की बातों से नहीं होगा काम। जरूरत है ऐसी बहस की जहां शोर में गुम ना हो जाए आज का मुद्दा। स्पेशल रिपोर्ट शाम 5 बजे। क्या आप परेशान रहते हैं? क्या आप रोगों से ग्रस्त हैं?
क्या आप मन से दुखी हैं? तमाम कोशिशों के बावजूद आपको अपनी जिंदगी में सुख का एहसास नहीं? क्या आप सारे उपाय करके निराश हो चुके हैं? परेशान मत होइए, आओ बदलें हम निराशा को आशा में। आपकी सारी समस्याओं का हल मिलकर ढूंढ निकालेंगे केवल एक महा उपाय से, केवल एक। जुड़िए प्रत्येक शनिवार आओ बदले हम सीधे फोन लाइव कार्यक्रम में प्रातः काल 9 बजे से। नए विचार आएंगे तो नए रास्ते खुलेंगे। तरक्की की राह पर तेज चलेगा देश। देश हित में आप भी दीजिए सुझाव, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए अपनी राय, सुबह पर लाइए दिल की बात। इस नंबर पर आप हमें अपना वीडियो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिटी रिपोर्टर का ऐप डाउनलोड करके भी अपने मन की बात भेज सकते हैं। कहिए अपने मन की बात अपने पीएम से, सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। दिल्ली में लाजपत नगर फ्लाईओवर के बाद भीगाजी कामा पैलेस फ्लाईओवर में आई दरार से हड़कंप, प्रशासन ने बंदियों के सहारे फ्लाईओवर को रोका। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बजट की तारीख बढ़ाने वाली अर्जी को किया खारिज, कहा 1 फरवरी को ही होगा बजट पेश। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश, 2G केस में पद का दुरुपयोग करने का आरोप, वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का नकेल, मर्जी से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से लेनी होगी अनुमति। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का खतरा, आईबी ने जारी किया अलर्ट, अफगानिस्तानी पासपोर्ट के जरिए भारत में घुस सकते हैं आतंकी, सभी एजेंसियों ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था। और जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में उग्र प्रदर्शन, थाने के सामने फूकी गई गाड़ियां, प्रशासन ने चेन्नई में स्कूल बंद करने का दिया ऐलान, हालात को नियंत्रित करने के लिए केंद्र भेज सकता है सेंट्रल फोर्सेज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में लगे भयंकर जाम की, जिससे पूरी दिल्ली जूझ रही है, जिससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ बल्कि आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही बात होगी रेल हादसों की, जिस पर लगाम लगाने की अब जरूरत हो चुकी है, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब रेलवे से मुसाफिरों का भरोसा उठ जाएगा। साथ ही आखिर में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में शुरू होने जा रही सोने की खोज पर सबसे पहले दिल्ली में लगे जाम की हम बात कर लेते हैं। हरसद में गणतंत्र दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए कई रूट डाइवर्ट किए गए, जिसके चलते कई सड़कों पर लंबा जाम लग गया। जाम के चलते महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। साथ ही आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो तस्वीर आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर रिहर्सल की तैयारी की थी। आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई थी और फुल ड्रेस रिहर्सल इसलिए की जाती है जिससे कि 26 जनवरी के दिन जब ये पूरी परेड हो तब किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरी तस्वीर दिल्ली में चारों तरफ लगे उस जाम की है, जिसमें आज क्योंकि सोमवार का दिन था, वीकेंड के बाद 2 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार का वो दिन था जब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं और आज के दिन भीड़ भी ज्यादा होती है, सड़कों पर ट्रैफिक भी ज्यादा देखा जाता है और इसी दिन रिहर्सल होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुश्किल का सबब बन गया दिल्ली वालों के लिए। सुबह 8 से 9 बजे के आसपास जो लोग ऑफिस के लिए घर से बाहर निकले उन्हें एक बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था का, बड़ी ट्रैफिक समस्या का सामना करना पड़ा। दिल्ली में चारों तरफ जाम लगा हुआ था। खासकर हम बात करें NH24 महामाया ओवरब्रिज,
यह हम बात करें कालिंदी कुंज बैराज की, मयूरिया फेज 1 नोएडा और दिल्ली से सटा जो इलाका है, अक्षरधाम वाला जो इलाका है, उस पूरे रास्ते पर लंबा जाम लगा रहा है। लगभग 15 किलोमीटर का यह जाम था। और इसके अलावा कई दूसरे इलाकों में भी, नोएडा और दिल्ली के अंदर जो सटे हुए इलाके हैं या जो इंडिया गेट के आसपास के, राजपथ के आसपास के इलाके हैं, वहां पर बड़ी भारी मात्रा में ट्रैफिक देखा गया, क्योंकि कई जगह रूट डाइवर्ट किए गए थे। सी हेक्सागन इंडिया गेट की बात करें तो वो पूरा रास्ता बंद कर रखा गया था, तिलक मार्ग वाला रास्ता बंद रखा गया था, बहुत सारे रास्ते आज रूट डाइवर्ट थे। यमुना बैराज को कई जगह रोका गया था, बंद किया गया था, रूट डाइवर्ट किया गया था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जाम की समस्या देखने को मिली। जिस रास्ते पर 15 से 20 मिनट लगते थे, आज 1.5 से 2 घंटे में लोग उस रास्ते को कवर कर पाए। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा से प्रभावित रहा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 महीनों में भारतीय रेल की 5 ट्रेनें पटरी से उतर गई। जहां कल हुए आंध्र प्रदेश में भयानक हादसे में दिल दहला दिया, तो पिछले दिनों कानपुर में हुए हादसे ने सबको चौंका रखा था। इन्हीं बढ़ते रेल हादसों से परेशान है भारतीय रेलवे ने ही यात्रियों की सुरक्षा प्रणाली का एक्सटर्नल ऑडिट कराने का फैसला किया, जिसका जिम्मा जापान को दिया गया है। खबरों की माने तो जापान के रेलवे विशेषज्ञों द्वारा जल्द ही ऑडिट शुरू होने की संभावना है। जिंदगी कब तक तोड़ेगी पटरियों पर दम? क्या ऐसी पटरियों पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन? कब लगेगी आखिर रेल हादसों पर लगाम? आंध्र प्रदेश में हुए बड़े ट्रेन हादसे में 41 लोगों की मौत के बाद लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को देखते हुए अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर बार बार ट्रेन पटरी से क्यों उतर जाती है? सुरक्षा में चूक या फिर साजिश? ट्रेन की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की बात हर बजट में की जाती है और साल दर साल नई ट्रेनों की घोषणाएं भी होती हैं। फिर भी रेल की बुनियादी हालत में और सुधार की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ती है? हादसे लगातार हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? ये वही सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। आए भी क्यों ना, आपको बताना जरूरी है कि पिछले 2.5 सालों में भारत में कई रेल हादसे हो चुके हैं। 25 जून 2014 से 21 जनवरी 2017 तक 5 बड़े रेल हादसे हुए। इन 5 हादसों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अकेले कानपुर के बुखराया में 150 मुसाफिर मौत की नींद सो गए। हाल ही में हुए कुनेरू हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। जांच के बाद मुमकिन है कि खुलासा हो जाए, लेकिन फिलहाल माओवादियों की करतूत से इनकार नहीं किया जा रहा। इन्हीं बढ़ते रेल हादसों से परेशान भारतीय रेलवे ने अब यात्रियों की सुरक्षा प्रणाली का एक्सटर्नल ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए जापान से मदद लेने की बात सामने आ रही है। रेलवे विशेषज्ञों की ओर से जल्द ही ऑडिट शुरू होने की संभावना है। पोखराय में हुए रेल हादसे की दक्षिण कोरिया, इटली और फ्रांस के विशेषज्ञ पहले ही जांच कर रहे हैं। साथ ही अब भारतीय रेल के सुरक्षा मानकों का आकलन करने के लिए तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने की बात की जा रही है, जिसके लिए ट्रैकों की स्थिति, सिग्नल सिस्टम और मौजूदा कोचों की अनुकूलता की जांच की जाएगी। ये भी जांचा जाएगा कि क्या इन ट्रैकों पर हाई स्पीड की ट्रेनें दौड़ाई जा सकती हैं या नहीं। बार बार हो रहे रेल हादसों से अब तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी परेशान हो चुके हैं और जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और इटली की रेलवे सुरक्षा से गुहार लगा डाली कि वो भारत में हो रहे रेल हादसों को रोकने में मदद करें। प्रभु की इस गुहार के बाद जापान ने पहले भी अपनी एक्सपर्ट टीम भारत भेजी थी। जापान एक्सपर्ट टीम ने रेल पटरियों से गाड़ियां उतरने की घटनाओं के बारे में तमाम जानकारी हासिल की है और अब एक बड़ा डेलीगेशन 26 जनवरी को जापान से भारत आएगा। पटरियों में दरारें होना हाल ही के दिनों में लगातार हुए रेल हादसों का बड़ा कारण रहा है। इसका कारण ये भी है कि ट्रैक की सुरक्षा को जांचने के लिए तकनीक की कमी है। साउथ कोरिया, जापान, चीन और स्पेन के पास इस तरह के दोषों को पता करने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जबकि भारत अभी इन सब में पीछे है। बहरहाल वजह कोई भी हो, पर आजादी के बाद से रेल हादसों में जो आंकड़ा मौजूद है वो बेहद परेशान और डराने वाला है। हजारों रेल यात्री काल के काल में समा गए हैं, लेकिन सरकार लाचार है और लोग फिर भी यात्राएं करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज।
तो देश की पटरियों से आए इन आंकड़ों को देखकर सुनकर दुख होता है, लेकिन अफसोस और गुस्सा ज्यादा आता है। अब रेलवे पर भरोसा करना मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट से एक बात सामने आई जो चौंकाने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेल के लिहाज से दुनिया 3 उन्नत देशों में 5 सालों से जितनी मौतें हुई हैं उसे मिलाकर उससे ज्यादा अकेले ही भारत में हो चुकी हैं।